हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। मैं धर्मेंद्र आप सभी का अवधूत नगरी के पॉलिटी के लाइव सेशन में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा फर्स्ट चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चल रहा है। उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रो इंस्टीट्यूट के बारे में। अवधूत नगरी एक ऐसी संस्था है जहां पर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, याद रहे, प्री और मेंस की भी तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही आपको कैप्सूल कोर्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। और किसी भी टाइम एडमिशन डिस्काउंट के रिगार्डिंग आप दिए हुए रेफरल कोड का यूज करके भी फीस डिस्काउंट पा सकते हैं। दिए हुए नंबरों पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट पर विजिट करके किसी भी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि जो सेशन चल रहा है हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, लक्ष्मीकांत जी की बुक से है। फर्स्ट चैप्टर है ये और आज इसका डेट 2 है। तो जैसे कि आपको पहले बताया जा चुका है कि ब्रिटिश शासन काल को दो भागों में बांटा गया था। एक तो कंपनी का शासन और एक आपका ताज का शासन। तो कंपनी का शासन जो है हम लोग फिनिश कर चुके थे, जिसका समय जो था 1773 से लेके 1858 तक था। उसके बाद जैसे ही कंपनी का शासन खत्म होता है तो ताज का शासन शुरू होता है। और ताज का शासन जो है 1858 से लेके 1947 तक ये ताज का शासन होता है। तो ताज के शासन से पहले, ताज का शासन स्टार्ट करते हैं और उसमें जो काफी एक्ट आए थे उसमें पहला जो एक्ट है हमारा 1858 का है। 1858 का भारत सरकार अधिनियम। हुआ क्या पहले, आपको पता है 1857 में एक विद्रोह होता है जिसे आप लोग सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हो। इसके बारे में मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं। तो उस समय भारत के शासन को और अच्छा बनाने वाले जो ये कानून था ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था, इस अधिनियम ने उनके शासन को समाप्त कर दिया। और फिर हुआ क्या, जो सारी गवर्नर की शक्ति या क्षेत्र और राजस्व संबंधी शक्ति थी वो सीधे ब्रिटिश राजशाही के हाथ में चली गई। और जैसे ही राजशाही के हाथ में गई तो यहाँ का जो शासन है वो सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन हो गया। और गवर्नर का जनरल का जो नाम था वायसराय था और उसे बदलकर क्या कर दिया, गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। और जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया, मतलब ब्रिटिश के लिए वो काम करता था, सीधा उनका प्रतिनिधित्व करता था। भारत के जो पहले वायसराय थे वो लॉर्ड कैनिंग जी थे। और उसी समय द्वैत शासन प्रणाली को भी समाप्त कर दिया गया और एक नए पद का भी निर्माण किया गया जिसे राज्य सचिव के नाम से जाना जाता है। और यह ब्रिटिश कैबिनेट का ही सदस्य होता था। जो राज्य सचिव होता था ये ब्रिटिश कैबिनेट का ही सदस्य होता था। और इस भारत के सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्य परिषद का गठन किया गया और जिसमें जो अध्यक्ष है वो भारतीय सचिव को बनाया गया। जो भारत के सचिव होंगे वो ही उसके अध्यक्ष होंगे। और इस परिषद को, जो ये 15 सदस्यीय परिषद थी, इस परिषद को भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार भी मिल गया। और एक चीज और ध्यान रखें, इसे मुकदमा करने का ही अधिकार नहीं बल्कि इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था, ये भी प्रावधान था इसमें। इस तरह से आप देख सकते हो जो इस एक्ट का प्रमुख जो उद्देश्य था, प्रशासनिक जो मशीनरी में सुधार करके, मतलब प्रशासन के कार्यों में सुधार करके भारतीयों पर अपना शासन और मजबूत करना था, ताकि उनकी निगरानी, उनके ऊपर शासन अच्छे से किया जा सके। तो उसके लिए 1858 का भारत सरकार अधिनियम आया था। अगला जो है हमारा 1861 का भारत परिषद अधिनियम। जब 1857 की क्रांति हुई उसके बाद अंग्रेजों ने यह महसूस किया कि भाई भारत में अब शासन चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और अगर भारत में शासन चलाना है, अगर भारत में राज करना है, तो उसके लिए सबसे पहले भारतीयों को उसमें शामिल करना जरूरी है। तो उन्होंने एक सहयोग नीति अपनाई और उसी सहयोग नीति के द्वारा क्या किया, ब्रिटिश ने 3 अधिनियम पारित किए, एक 1861 का, 92 का और 1909 का। इन अधिनियम के अंतर्गत क्या किया, उन्होंने भारतीयों को अपने साथ शामिल शुरू कर दिया, ताकि
जिसके द्वारा उन्हें अपने साथ रख के भारतीयों के बारे में जान सके और भारतीयों को ये लगे कि भाई हाँ हम भी अब इसमें हैं तो हम क्यों इसका विरोध करें। इस टाइप की उन्होंने एक सहयोग नीति अपनाई। तो इसमें सबसे पहले तो यही हुआ कि कानून बनाने की जो प्रक्रिया थी उसमें भारतीयों को शामिल कर लिया गया। और सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग ने फिर क्या किया, जो 3 भारतीयों को चुना था वो थे एक तो बनारस के राजा, एक पटियाला के राजा और तीसरे जो थे सर दिनकर राव साहब जी थे, जिन्हें विधान परिषद में चुना गया था। और इसके द्वारा एक चीज और हो गई, जो मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों की विधायी शक्तियां छीन ली गई थी, याद है आपको पिछली बार मैंने बताया था इनकी विधायी शक्तियां छीन ली गई थी, अब वो विधायी शक्ति जो है इन्हें वापस लौटा दी गई और विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई। और 1773 में आपको पता है केंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी, वो अब खत्म हो गई। और उसके बाद बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में 1862 में, 66 में और 97 में विधान परिषद का गठन हुआ। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस अधिनियम के, याद रखिए सारी चीजें प्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट सही है। वायसराय को और अधिक शक्ति प्रदान कर दी गई और कैनिंग द्वारा एक पोर्टफोलियो प्रणाली अपनाई गई थी पहले, उस प्रणाली को भी यहाँ पे मान्यता दे दी गई। और सबसे बड़ी बात, आपातकाल में बिना काउंसिल के, बिना स्तुति के वायसराय को अध्यादेश जारी करने का ऑर्डर भी मिल गया, अधिकार भी मिल गया। तो इस हिसाब से ये हमारा 1861 का भारत परिषद अधिनियम था। इसके बाद जो हमारा अगला अधिनियम, अगला जो एक्ट आता है वो 1892 का आता है। 1892 इस एक्ट में क्या हुआ, सबसे मेन उन्हें बजट पर बहस करने का अधिकार मिल गया था। विधान परिषद के कार्यों में बढ़ोतरी कर उस पर क्या हुआ, बजट पर बहस करने का अधिकार मिल गया था। और एक चीज और, अधिकार क्या, सिर्फ वो सवाल पूछेंगे आपको हाँ ना करना है और कुछ नहीं, आप उनसे सवाल नहीं पूछ सकते थे, ये अधिकार मिला था केवल। और जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद थे, ठीक है, उनमें क्या हुआ, जो गैर सरकारी सदस्य थे उनकी सदस्यता बढ़ा दी गई, लेकिन फिर भी जो मतलब इनकी रौब था वो सरकारी सदस्यों का ही था। और फिर इसी के बाद हमारा 1892 के बाद 1909 का भारत परिषद अधिनियम आता है, जिसे आप मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। क्या जानते हो मार्ले मिंटो सुधार? देखो नाम दो है, मार्ले और मिंटो। मार्ले जो थे उस समय इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और जो मिंटो थे वो भारत के वायसराय थे। ठीक है, इन्हीं दोनों के नाम पर 1909 के भारत परिषद अधिनियम को बनाया गया या ये एक्ट का प्रावधान किया गया। इसकी विशेषता क्या थी, जो केंद्रीय परिषद में संख्या 16 हो गई थी सदस्यों की, वो अब 60 कर दी गई और प्रांतीय परिषद में उनकी संख्या समान नहीं थी। बजट पर सवाल जवाब का, देखो अब तक तो सिर्फ जवाब देना था, अब वो सवाल पूछ सकते थे, इसका भी अधिकार इन्हें मिल गया। और इसमें हुआ क्या, भारत को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का अधिकार भी दे दिया गया उन्हें। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, ठीक है, ये वो है जो भारत के वायसराय थे, कार्यपालिका के जो भारतीय सदस्य थे, मतलब पहले ऐसे भारतीय परिषद जो वायसराय थे। और इसी अधिनियम के द्वारा 1909 के द्वारा ही एक पृथक निर्वाचन मतलब यानी कि शुरू हुआ, जिसके आधार पर सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया, सांप्रदायिकता प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया गया। और इसमें क्या था, फिर मुस्लिम सदस्यों का जो चुनाव है वो केवल मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे, ये चीज इसमें की गई। इसी पे आगे जो 1909 के बाद 1919 का हमारा भारत शासन अधिनियम मतलब आया, और ये भारत शासन अधिनियम को आप मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जान सकते हो। 20 अगस्त 1900 हाँ ये गलत है, 1947 आएगा यहाँ पे, 17 नहीं आएगा, सॉरी बाय मिस्टेक, ये टाइपिंग एरर है। 1947 20 अगस्त 1947 को पहली बार क्या हुआ, ब्रिटिश ने, मतलब देखिए हुआ क्या, दबदबा बढ़ता जा रहा है भारतीयों का धीरे धीरे, मतलब यानी कि, और ब्रिटिश को दिख रहा है कि हाँ भाई अब भारतीय चुप नहीं रहेंगे, अब हमारे यहाँ टिकना बहुत मुश्किल है,
जब ये बात उनकी समझ में आ गई तो जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे, ठीक है, जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा कुछ चीजें घोषित की गई, लेकिन उससे पहले ही जो ब्रिटिश सरकार द्वारा एक घोषणा कर दी गई पहले ही कि भारत में भाई अब उत्तरदायी सरकार होगी, खुद की उनकी सरकार होगी, और उसी की घोषणा के बाद 1919 का अधिनियम पारित होता है और जो लागू होता है 1921 में, और इसी को हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, दो नाम है इसमें भी। मॉन्टेग्यू तो हो गए भारत के राज्य सचिव, और जो चेम्सफोर्ड है वो हो गए भारत के वायसराय। याद रखें इन चीजों को। इस अधिनियम की विशेषता ये थी कि जो केंद्रीय और प्रांतीय सूची थी उन्हें अलग अलग कर दिया गया और दोनों को अपने सूचियों के आधार पर विधान बनाने का अधिकार दिया गया, और प्रांतीय जो थे उनके विषयों को दो भागों में बांट दिया था, एक तो हस्ताक्षरित और एक, या फिर हस्तांतरित और एक आरक्षित। ये हस्तांतरित, जो हस्तांतरित विषय थे उस पर गवर्नर का शासन होता था, और आरक्षित थे इस पे भी गवर्नर का ही था, लेकिन वो कार्यपालिका के द्वारा इसकी मदद से इस पर काम करता था। और जो दोहरी शासन व्यवस्था थी उसे खत्म कर दिया गया, ठीक है। और जो यहाँ पे द्वैध शासन व्यवस्था है, और ये द्वैध शासन यूनानी शब्द के डायआर्की शब्द से उत्पन्न है। पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था स्टार्ट हो गई और प्रत्यक्ष निर्वाचन, याद रखें, प्रत्यक्ष निर्वाचन भी यहीं से शुरू हुआ था। मतलब यहां पर राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया, ठीक है। वायसराय की जो परिषद के कार्यकारी 6 परिषद के सदस्य जो थे उसमें से 3 का भारतीय होना जरूरी कर दिया था। और सिविल सेवकों की भर्ती के लिए 1926 के अंदर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। और केंद्रीय बजट को, अब बजट पे क्या हुआ, पहले अब तक दोनों बजट एक साथ थे, अब केंद्र को अलग, राज्य को अलग, स्टेट के बजट को अलग और सेंट्रल को अलग कर दिया गया, और दोनों को भाई राज्य विधानसभा को अपना बजट बनाने का अधिकार भी दे दिया गया। और एक वैधानिक, एक ऐसे आयोग का गठन किया गया जिसका काम था कि 10 वर्ष बाद तुम्हें ये रिपोर्ट देनी है कि भाई शासन कैसा चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है या नहीं चल रहा, वो सारी चीजें इसकी रिपोर्ट करनी थी। तो ये हो गया हमारा जो 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसी के तुरंत बाद एक साइमन आयोग आता है। तो जैसा कि आपको अभी मैंने बताया कि भारत जो 1919 का भारत शासन अधिनियम है, इसमें एक वैधानिक आयोग की स्थापना हुई थी जो ये जांच करेगी कि अधिनियम जो व्यवहार में कहां तक सफल रहा, क्या काम कर रहा है, किस दिशा में काम कर रहा है, सही चल रहा है नहीं चल रहा है, इस सारी चीजों की जांच करने का काम था उस वैधानिक आयोग का। तो उसकी नियुक्ति जो थी वो 10 वर्ष बाद की जानी, क्योंकि 10 वर्ष बाद ही वो रिपोर्ट देनी थी। लेकिन ब्रिटेन सरकार ने 2 वर्ष पहले ही एक साइमन कमीशन आयोग की स्थापना कर दी, उसकी नियुक्ति कर दी, क्योंकि उन्हें डर था कहीं भारत जो है खुद के वैधानिक आयोग की नियुक्ति ना कर दे। तो सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन आयोग की स्थापना की थी, जिसमें केवल टोटल 7 सदस्य थे। और एक चीज और, इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, सारे अंग्रेज थे, इसलिए इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। 11 दिसंबर 1927 को इलाहाबाद में एक सर्वदलीय सम्मेलन में आयोग में एक भी भारतीय सदस्यों की नियुक्ति न होने के कारण इसका बहिष्कार शुरू हो गया वहीं से। और जब कांग्रेस के 1927 के मद्रास अधिवेशन में साइमन आयोग का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया, तो उससे हुआ क्या, भारतीयों को, क्योंकि भारतीयों का आत्मसम्मान भी आहत हुआ था, क्योंकि उसमें क्या थे, एक भी अंग्रेज नहीं थे, ठीक है। और 3 फरवरी 1928 को जब आयोग के सदस्य बंबई पहुंचे तो उनके खिलाफ एक हड़ताल आयोजन कर दिया, और उसमें उन्होंने नारा लगाना शुरू किया, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ के नारे लगाने शुरू कर दिए। और इसी मतलब दौरान एक ऐसे ही हड़ताल में, ऐसे ही घटना में, लाहौर में जब ये इंसिडेंट चल रहा था तो लाठी की गहरी चोट के कारण लाला लाजपत राय जी की मौत हो गई 1928 में, जो कि हमारे लिए बहुत ही दुखद घटना थी। तो ये साइमन कमीशन के बाद ही तुरंत एक
सांप्रदायिक अवार्ड, कम्युनल अवार्ड की घोषणा की जाती है कुछ समय बाद ही, लगभग ये लगा लीजिए 1928 में उनकी मृत्यु हुई थी लाला लाजपत राय की, और 4 साल बाद, 3-4 साल बाद एक कम्युनल अवार्ड रखे जाते हैं। उस कम्युनल अवार्ड में क्या है, जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थी रैमजे मैकडोनाल्ड, उन्होंने अगस्त 1932 में जो अल्पसंख्यक के समुदाय के जो लोग थे उनके लिए कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी, मतलब अलग से सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा कर दी। ठीक है, और उसमें क्या थे, मतलब यानी कि ना तो केवल सिख, मुस्लिम, ईसाई, यूरोपियन के लिए अलग निर्वाचन, बल्कि क्या किया, दलितों के लिए भी कर दिया अलग से। अब जिसके कारण हुआ क्या, हमारे गांधी जी बहुत दुखी हुए और उस अवार्ड में, इस कानून में संशोधन के लिए वो यरवदा जेल में अनशन पर बैठ गए। और फिर उसी के फलस्वरूप कांग्रेस और दलित नेताओं के बीच में एक समझौता होता है, जिसे पुणे समझौता के नाम से जानते हैं। और फिर उसके बाद ये फैसला लिया गया कि भाई हिंदुओं के लिए अलग निर्वाचन होगा और दलितों के लिए स्थान भी उसमें आरक्षित किया जाएगा। तो इस टाइप से साइमन आयोग और सांप्रदायिक अवार्ड आते हैं, कम्युनल अवार्ड आते हैं, और जिसके फलस्वरूप अब इनका जो भारत पर नियंत्रण है, या सारी चीजें, घटनाएं जो होती जा रही है, इंसिडेंट्स देख रहे हैं कि भारत पर अब राज नहीं होगा। तो अब ब्रिटिश शासनकाल का लास्ट अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1947 से पहले सेकंड लास्ट जो आता है 1935, और इसी अधिनियम के फलस्वरूप जो 1947 का अधिनियम आता है हमारा, वो आता है। अगर ये अधिनियम नहीं होता तो 1947 का अधिनियम भी पास नहीं होता। इसमें क्या हुआ, ये जो अधिनियम एक मील का पत्थर साबित हुआ। बताया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम था, जिसमें टोटल 321 तो धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी। और इसी अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई, जिसमें राज्य और रियासतों को एक माना गया। केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियां जारी हुई, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में केंद्र प्लस राज्य दोनों, संघीय प्लस राज्य दोनों। संघ में टोटल 59 विषय होते थे, राज्य में 54 विषय होते थे, समवर्ती में टोटल 36 विषय होते थे। और इसी के आधार पर उनकी शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। और फिर से केंद्र में देखो, प्रांतों में पहले द्वैत शासन चल रहा था ना, खत्म कर दिया उसे अब तो, लेकिन अब केंद्र में द्वैत शासन शुरू हो गया, सेंट्रल में। और 11 राज्य में से 6 में ही द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ हुई, जिनका नाम बंगाल, बिहार, मद्रास, बंबई, संयुक्त प्रांत और असम थे। ये सब इसमें शामिल थे। और इसमें एक चीज और हुआ, दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई। और मताधिकार का अधिकार भी यहीं से मिला लोगों को कि वोट डालना, और लगभग 10% जनता को वोट डालने का अधिकार मिला इस अधिनियम के द्वारा। और इसी अधिनियम में भारतीय रिजर्व बैंक, जो कि आप सब इस नाम से वाकिफ है, इसकी स्थापना होती है। संघीय लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग की भी स्थापना इसी अधिनियम के अंतर्गत की जाती है। और 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है। अब हमारा लास्ट अधिनियम आता है ब्रिटिश शासनकाल का, जो कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के नाम से जाना जाता है। मैंने जैसा कि आपको बताया, बार बार कह रहा हूं, ब्रिटिश का शासन यहाँ पे हमारे ऊपर राज करना मुश्किल होता जा रहा है। और अब इससे पहले ही आपको पता है कि एक 19 में ही ये घोषणा कर दी गई थी कि भारतीयों का जो होगा, भारतीयों के लिए एक उत्तरदायी सरकार होनी चाहिए, खुद की सरकार होनी चाहिए थी। ठीक है, तो उसी के फलस्वरूप धीरे धीरे जो एक्ट बनते जा रहे हैं, और उसके बाद उनमें कुछ में प्रावधान किए जा रहे हैं, कुछ में अमेंडमेंट के लिए किए जा रहे हैं, तो कुछ का भी मतलब ये सब हुआ क्या, इनका राज जो है, कहने का मतलब वो कम होता है, इनका दबदबा जो है ब्रिटिश का वो कम होता नजर आ रहा था। तो लास्ट में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया, क्योंकि उनकी अब समझ में आ गया कि भाई अब हम यहां नहीं रह सकते, अब तो यहां से जाना ही होगा। तो ये चीज सोचकर ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली साहब, उन्होंने क्या किया, 20 फरवरी 1947 को एक घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा भाई, और जो भारतीयों के हाथ में इसकी उत्तरदायित्व चली जाएगी।
30 जून 1947 को समाप्त होगा और 20 फरवरी 1947 को इन्होंने ये घोषणा की थी। जैसे ही ये घोषणा हुई, अब मुसलमान भड़क गए। मुसलमानों ने सोचा भाई अगर ये घोषणा हो गई और अगर भारत आजाद हो गया तो हमें तो अपना हिस्सा मिलेगा नहीं, हम तो यूं ही रह जाएंगे। तो फिर उन्होंने क्या किया, जैसे ही ये घोषणा होती है मुस्लिम लीग इसका विरोध करने लग जाती है और फिर कहते हैं कि भाई हमें तो भारत का बंटवारा चाहिए, हम मुसलमानों के लिए अलग से संविधान चाहते हैं या मुसलमानों के लिए अलग होना चाहते हैं। तो फिर 3 जून 1947 को ब्रिटिश ने फिर से एक घोषणा कर दी कि जो संविधान 1946 में बना था आप लोगों का भाई, वो उन पर लागू नहीं होगा जो इसे नहीं मानेंगे। और फिर इसी दिन 3 जून 1947 को ही वायसराय के द्वारा एक लॉर्ड माउंटबेटन की योजना पेश की जाती है और यही माउंटबेटन योजना आपके भारत के बंटवारे का मेन कारण माना जाता है। और फिर इसमें क्या होता है, कांग्रेस और मुसलमान दोनों इसे स्वीकार कर लेते हैं और इसी के स्वीकार करने के बाद 1947 का अधिनियम बन जाता है। अब बन गया अधिनियम, तो बनने के बाद क्या होता है आइए वो देखते हैं। अधिनियम बनने के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाता है और उसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया जाता है। और जो चाहते थे मुसलमान, ठीक है, दो स्वतंत्र अलग अलग, तो दो डोमिनियन बना दिए जाते हैं, एक तो भारत और एक पाकिस्तान। और जो वायसराय का पद था उसे खत्म कर दिया जाता है और गवर्नर जनरल का पद फिर से लाया जाता है और दोनों डोमिनियन को अपना अपना संविधान बनाने की आजादी दे दी गई और भारतीय सचिव का भी पद समाप्त कर दिया गया और रियासतों को यह आजादी देगी कि चाहे वो किसी भी डोमिनियन का हिस्सा बने या फिर आजाद रहे। चाहो तो भाई भारत का हिस्सा बन लो या पाकिस्तान का, नहीं तो तुम अपना अकेला रहो, ये भी आजादी दे दी। और हर प्रांत के लिए गवर्नर की भी अपॉइंटमेंट शुरू कर दी गई। और जो ब्रिटिश शासक का विधेयक पर जो मताधिकार देते थे या जो उनकी स्वीकृति करने का अधिकार था वो भी उनसे छीन लिया गया, उनका मतलब अधिकार खत्म कर दिया गया। और इस हिसाब से भारत हमारा आजाद हो गया और भारत जो अलग डोमिनियन बना उसके पहले गवर्नर जनरल जो बने थे लॉर्ड माउंटबेटन बने थे। और 14 और 15 अगस्त 1947 को मध्य रात को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत होने के बाद ही लॉर्ड माउंटबेटन साहब को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो दोस्तों इसके साथ जो है पहला चैप्टर भारत की राज्य व्यवस्था जो कि पॉलिटी है, आपका पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यहां पर खत्म होता है। ब्रिटिश का शासन जो दो भागों में हमने डिवाइड किया था वो शासन काल यहां पर समाप्त होता है। सेशन को खत्म करने से पहले कुछ क्वेश्चंस है, आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस और भी बहुत सारे मिल जाएंगे। उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा जहां पर आप काफी सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारत को ब्रिटिश शासन को मुक्त करने की घोषणा कब की? अभी मैंने बताया था जस्ट अभी, कब घोषणा की भाई? 19 फरवरी 1947 को, 3 जून 1947 को, 30 जून 1947 को, या फिर कोई भी नहीं? देखिए क्या क्वेश्चन इसने मतलब इन्हें कि घुमा सा दिया है, थोड़ा सा कंफ्यूजन कर दिया डेट आपके लिए। 3 जून, 30 जून, ठीक है, और एक 19 फरवरी, सारे 1947 की। इतना तो पता है 1947 में किया था, लेकिन ये भी मान लो आपको ध्यान आ रहा है जून की बात है। अब 3 जून है या 30 जून है? तो मैंने आपको बताया था जो घोषणा हुई थी, घोषणा तो उन्होंने की थी 20 फरवरी को, याद है, और कहा था समाप्त कब होगा? 30 जून को। तो मतलब इसमें से कोई सा नहीं, तो आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन ये मैंने आपके लिए सिंपल से फॉर्म में तैयार किया है। यूपीएससी जो क्वेश्चन रेडी करता है कई बार इस टाइप से कर देता है, मान लीजिए चौथा आपका ऑप्शन काट दिया, ठीक है, और लिख देगा ए पहला, मतलब फर्स्ट, बी केवल दूसरा, मतलब केवल सेकंड, ठीक है, सी
ना तो एक और ना तो दो, ना तो एक और ना ही दो, ठीक है। और चौथा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, मतलब मान लीजिए ये है स्टेटमेंट, तो आपको पता है कौन सा आएगा, चौथा आएगा, तो ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। इस हिसाब से क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी होती है इसमें। तो सेकंड क्वेश्चन है, माउंट बेटेन योजना कब पेश की गई? कब पेश की गई थी ये भी मैंने बताया था आप लोगों को कि माउंट बेटेन योजना कब पेश की गई थी? 3 जून 1947 को, जो कि पहला ऑप्शन है हमारा। और लास्ट में बिल्कुल अभी बताया कि भारत के पहले स्वतंत्र भारत के डोमिनियन के गवर्नर जनरल कौन थे? अरे लॉर्ड माउंटबेटन जी। और जो राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था शुरू की गई थी वो कौन कौन से राज्य थे? याद है आपको, 11 में से मैंने 6 राज्य बताए थे, ठीक है। और 6 राज्य, क्या बिहार उनमें था, क्या बंगाल था, क्या उड़ीसा था उसमें, या फिर पहला और दूसरा ही थे केवल? तो पहला दूसरा ही थे, तो डी आंसर सही। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी? ये भी अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 के अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। तो और अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप हमारे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहां से क्वेश्चन की पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप सभी ने इस वीडियो को देखा। कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। और इसी के साथ ये हमारा सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।